तेजस MK2 की पहली यूनिट की टेस्ट फ्लाइट अभी थोड़ा सा डिले होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के जगुआर्स को अपग्रेड करना चाहिए, इसके बदले कंप्लीट नए एयरक्राफ्ट को खरीद लेना चाहिए। इसको लेके अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से विचार किया जा रहा है। रशियन एयरफोर्स में अभी 4 नए Su-57 को इंडक्ट किया जा रहा है और साथ ही वो अभी इसके एक ट्विन सीटर वेरिएंट को भी बनाने वाले हैं, जिसको इनिशियली भारत की तरफ से FGF प्रोग्राम के अंदर बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से अभी सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को स्क्रैप करके बदले में 7 नए कंपनीज को बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन इसके ऊपर अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की सभी एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से इंडेफिनेट स्ट्राइक करने का फैसला किया जा रहा है। और अंत में फॉर्मर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल होडा के मुताबिक ITBP को पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के अंदर शामिल कर देना चाहिए। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके। आप सभी को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि चाइनीज रायते की सेकेंड वेव की वजह से HAL की लगभग 100 एम्प्लॉय की डेथ हो गया था और कुल मिलाकर इससे HAL की लगभग 4000 एम्प्लॉय अफेक्टेड हो गए थे, जिसका HAL की प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ने का अंदाजा लगाया जा रहा था। हालांकि HAL की चेयरमैन की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया था कि वो टाइम के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 100 ट्रेन मैन पावर खोना और दोबारा उनको रिप्लेस करना आसान काम नहीं होता है। और स्पेशली ये सभी लोग HAL की LCA और LCH प्रोडक्शन में काम कर रहे थे, जो कि फिलहाल हमारी 2 मेजर प्रोजेक्ट है। और अभी जो लॉकडाउन चल रहा है इसका भी काफ़ी असर यहाँ पे पड़ने वाला है। हालांकि HAL दोबारा अपने काम शुरू कर चुका है और सभी प्रोडक्शन यूनिट को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया गया है, पर लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई चेन था वो काफ़ी हद तक अफेक्टेड हो चुका था और तेजस प्रोग्राम में कई MSME कंपनी भी शामिल होते थे, जो कि अभी लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ गए थे, जिस वजह से टाइम पर हमको मटेरियल नहीं मिल रहे हैं। और अभी तेजस MK2 प्रोजेक्ट पर भी इसका असर पड़ने वाला है। हालांकि इसी साल की शुरुआत में ही तेजस MK2 को बनाने के लिए मेटल कटिंग को शुरू कर दिया गया था, पर अभी मैन पावर की कमी होने की वजह से और मटेरियल टाइम पर डिलीवर ना होने की वजह से डिले हो सकता है। ओरिजिनली अगस्त 2022 तक ही पहली तेजस MK2 को तैयार करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी ये शायद 2023 तक डिले हो सकता है। HAL का कहना है कि वो 2023 की शुरुआत से पहले ही तेजस MK2 की पहली यूनिट की हाई स्पीड ट्रायल को कंडक्ट करना चाहते हैं और हमारे पास अभी काफ़ी सारे मेजर पार्ट मौजूद हैं, जैसे कि इंजन हो गया, एवियोनिक्स सिस्टम हो गया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया। ये सभी सिस्टम हमारे पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन इनके रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अभी तक तैयार नहीं हुआ, जो कि इस प्रोग्राम को भी थोड़ा डिले कर सकता है। और इसके अंदर में भी उत्तम ऐसा रडार इंटीग्रेट होने वाला है, जिस वजह से इसके तैयार होने का भी इंतजार किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की जगुआर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में अभी भी जगुआर्स के काफ़ी बड़ी फ्लीट ऑपरेशनल है और इनको भारत 2032 तक ऑपरेशन रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी HAL की तरफ से जगुआर्स को डायरिंग 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड तो किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी एक नए इंजन की ज़रूरत पड़ रही है और इसमें अभी जो रोल्स रॉयस की एडोर 811 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो काफ़ी हद तक अंडर पावर हो चुका है। और ये जो इंजन होते हैं ये नए कंडीशन में तो लगभग 32 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट करते हैं, लेकिन पुराने होने के बाद ये मैक्सिमम 26 किलोटन के आसपास की थ्रस्ट को जनरेट कर रहे हैं, जो कि एयरक्राफ्ट को काफ़ी हद तक अंडर पावर कर देता है। जगुआर्स को मेनली भारत की तरफ से बॉम्बर एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिनको मेनली डीप स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी अगर इनकी इंजन को अपग्रेड नहीं किया जाता है तो इनको मजबूरन हमको 2024 के बाद धीरे धीरे रिटायर करना पड़ेगा, जो कि लगभग 6 स्क्वाड्रन की गैप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मेकअप करने के लिए हमको काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी HAL के पास इसको लेके 2 प्रपोजल मौजूद है। एक तो वो हनीवेल के साथ उनकी F125 इंजन को इसमें इस्तेमाल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बात कुछ जम नहीं रहा है क्योंकि हनीवेल पर इंजन के हिसाब से हमको 95 करोड़ का डिमांड कर रहा है और जगुआर्स में 2 इंजन लगते हैं, तो कुल मिलाकर जगुआर्स के इंजन को अपग्रेड करने के लिए हमको 190 करोड़ सिर्फ इंजन के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और साथ ही इसको इंटीग्रेट करने के लिए HAL की तरफ से पर एयरक्राफ्ट के हिसाब से 20 करोड़ का डिमांड किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जगुआर्स में नए इंजन को लगाने के लिए हमको हर एक एयरक्राफ्ट के लिए लगभग 210 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जबकि ये प्राइस तेजस MK1 की एक ब्रांड न्यू यूनिट की लगभग 70% के आसपास होने वाला है, जिस वजह से अभी तक ये डील फाइनल नहीं हो पा रहा है।
और इस इंजन को इतना पैसा देके खरीद कर हमें भी कोई खास फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 10 साल बाद हम इन जेट्स को रिटायर करने वाले हैं। अब इसी वजह से एचएएल की तरफ से रोल्स रॉयस के साथ भी नेगोशिएशन किया जा रहा है और रोल्स रॉयस के साथ दोबारा बातचीत करना शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पे रोल्स रॉयस का ये कहना है कि वो अभी जगुआर्स की जो पुरानी एडोर 811 इंजन है उनको अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें नए कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके बाद ये सेम इंजन रहेगा, लेकिन ये लगभग 18% के आसपास बेहतर थ्रस्ट को प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि अगर हम कम कीमत पर इनको अपग्रेड कर सकते हैं तब जाके जगुआर्स को अपग्रेड करना हमारे लिए फायदेमंद होगा। नहीं तो F125 इंजन को लेके हनीवेल हमको जितना प्राइस मांग रहा है उस कीमत पर इनको अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अभी 80 जगुआर्स को अपग्रेड करने में हमको जितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उतने पैसे हम आराम से 40 ब्रांड न्यू सुखोई खरीद सकते हैं या फिर 60 के आसपास तेजस MK1 को भी खरीद सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे कि अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कई जगहों में भारत और चाइना के बीच कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और मे भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आगे चल के भी डिप्लॉयमेंट जारी रहने वाली है। इसी वजह से इंडियन आर्मी की तरफ से अभी से ही स्पेशल गर्म कपड़े और माउंटेनिंग इक्विपमेंट को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि अगर हमें फिर से सर्दियों में वहां पर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा तो उस दौरान हमारे पास सभी जरूरी इक्विपमेंट मौजूद होगा। गुरुवार को ही आर्मी की तरफ से रिलीज किए गए लिस्ट में टोटल 17 इक्विपमेंट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है और इस बार जितने भी इक्विपमेंट खरीदे जाने वाले हैं उसमें सबसे पहले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रायोरिटी दिया जाने वाला है। इस लिस्ट के मुताबिक हमें साल भर में लगभग 50,000 से 90,000 के आसपास हाई एल्टीट्यूड कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही स्पेशल स्लीपिंग बैग, स्नो गॉगल्स और अलग अलग तरह की बूट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आर्मी की तरफ से अभी 12,000 वुलन सॉक्स, 3 लाख डबल और ट्रिपल लेयर ग्लोव्स, 500 के आसपास हाई एल्टीट्यूड पुल्मोनरी ओडेमा चैम्बर्स और लगभग 3,000 से 5,000 के आसपास एवलांचेस एयरबैग को खरीदने का प्रोजेक्शन दिया गया है। पिछली बार हमको हड़बड़ी में वहां पर डिप्लॉयमेंट करना पड़ा था, जिस वजह से इमरजेंसी बेसिस पर सभी इक्विपमेंट को खरीदा गया था, लेकिन अभी पहले से ही सभी प्रिपरेशन को करना शुरू कर दिया गया। अगला अपडेट Su-57 को लेके, जो कि F-22, F-35 और J-20 के बाद दुनिया का 4th ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और अभी सुनने को मिल रहा है कि रशिया अभी इसकी एक ट्विन सीटर वेरिएंट को भी बनाने की कोशिश करने वाला है। रशियन डिफेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट के मुताबिक सुखोई अभी इसकी एक एक्सपोर्ट वेरिएंट को भी डेवलप करने वाला है, जिसको आगे चल के कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस लिस्ट में भारत भी मौजूद है और इसमें शायद टर्की भी शामिल हो सकता है, क्योंकि हाल ही में टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद अभी हाल ही में बाइडेन और एर्डोगन के बीच जो मीटिंग हुआ था उसमें भी यूएस की तरफ से टर्की को S-400 सिस्टम की डील को कैंसिल करने के लिए कहा गया था, पर टर्की की तरफ से ऐसा करने से इनकार किया गया है, जिसका मतलब साफ है कि टर्की को आगे चल के F-35 नहीं मिलने वाली है। इसी बीच टर्की अपनी खुद की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करना चाहता है, लेकिन साथ ही Su-35 और Su-57 को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। अभी रशिया की तरफ से इसकी जो ट्विन सीटर वेरिएंट को डेवलप किया जा रहा है, दरअसल इसको शुरू से ही भारत की तरफ से डिमांड किया जा रहा था, यानी कि जब FGF प्रोग्राम चल रहा था उसमें भारत एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए रशिया को बोल रहा था और जितने भी Su-57 भारत को आगे चल के डिलीवर होने वाले थे वो सभी के सभी ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होने वाले थे, लेकिन रशिया की तरफ से तब ऐसा नहीं किया गया था, जिस वजह से भारत 2018 में इस प्रोग्राम से बाहर हो गया था और रशिया को बोल दिया गया था कि तुम पहले इसको खुद अपने एयरफोर्स में डेवलप करके शामिल करो और उसके बाद हम इसको खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अभी रशिया की तरफ से इसको भारत को ऑफर किया जा रहा है, लेकिन भारत इसे खरीदने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, जिस वजह से मे बी वो इसकी एक ट्विन सीटर वेरिएंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे इनिशियली भारत की तरफ से डिमांड किया गया था। और ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट में पायलट्स के ऊपर भी ज्यादा लोड नहीं होता है, क्योंकि एक पायलट प्लेन उड़ा रहा होता है और दूसरा पायलट वेपन सिस्टम को ऑपरेट करता रहता है। और अभी रशिया की तरफ से ऐसे 4 एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में भी शामिल करने की बात सामने आई है और टोटल ऐसे 76 एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। वैसे अगर रशिया यहाँ पे भारत की तरफ से Su-57 की कोई भी ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रहा है तो मेरे हिसाब से उम्मीद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी भी सेपरेट डील के अंदर इसको खरीदने वाला नहीं है। पर रशिया के पास एक मौका यहाँ पे जरूर है जिसमें वो Su-57 को इंडियन एयरफोर्स की MMRC टेंडर के अंदर ऑफर कर सकता है। और जिस तरीके से रशिया की तरफ से Su-35 को भारत को ऑफर किया गया था, ठीक वैसे ही वो Su-57 को भी भारत को यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं और ये थोड़ा मौका हो सकता है जिसमें वो ऑफिशियली Su-57 को भारत को ऑफर कर सकते हैं। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को लेके है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी सभी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को बंद करने का फैसला किया गया है, जिसके बदले अभी 7 अलग अलग पब्लिक सेक्टर कंपनीज को सेटअप किया जाएगा। लेकिन इस बात को लेकर अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो एम्प्लॉय हैं वो सहमत नहीं है
और पिछली बार जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज करने का फैसला किया गया था, उस दौरान भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के 3 मेजर एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से स्ट्राइक किया गया था। और अभी फिर से गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए डिसीजन को लेके भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की 3 मेजर एम्प्लॉय यूनियन, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ और इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर फेडरेशन की तरफ से इनडेफिनेट स्ट्राइक करने की बात की जा रही है। उनका यह कहना है कि इससे सीधे तौर पर प्राइवेट, कॉर्पोरेट या फिर फॉरेन आर्म मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होने वाला है। और सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया जा रहा है, इससे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस पर फिलहाल उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है और संडे को एक मीटिंग होने वाली, जिसके बाद वो शायद एक नेशन वाइड स्ट्राइक को करने वाले हैं, जो कि इंडेफिनेट होने वाली है। और जहां तक मुझे लगता है इस बार ये काफी बड़ा स्ट्राइक हो सकता है। अगला अपडेट आईटीबीपी की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि भारत और चाइना की जो बॉर्डर लाइन है उसको पूरी तरीके से आईटीबीपी की तरफ से गार्ड किया जाता है और किसी भी चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ आईटीबीपी हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसी बात को लेकर हो रहे एक वेबिनार में हमारे फॉर्मर आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल होडा ने बताया कि उनके मुताबिक आईटीबीपी को उनके डिप्लॉयमेंट और रोल के हिसाब से पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर ना होके आर्मी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आईटीबीपी सक्षम नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ जो चाइनीज आर्मी वो पूरी तरीके से रेगुलर आर्मी है। जबकि आईटीबीपी की बात करें तो हमारे पास वहां पर क्विक रिएक्शन करने के लिए कोई भी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, जो कि आईटीबीपी की क्षमताओं को काफी हद तक बांध के रखती है। और लगभग 2 मिनिस्ट्रीज के बीच आईटीबीपी लगभग फंसा हुआ है और सही तरीके से इसको डेवलप नहीं किया जा रहा है। उनके मुताबिक जहां पर हमारे पास रेगुलर बॉर्डर है, जैसे कि बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, फिर पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन है, तो वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या एलओसी जैसा सिचुएशन है, वहां पर रेगुलर आर्मी को डिप्लॉय करना चाहिए। और आईटीबीपी की बात करें तो इनको जिस तरीके का हार्डकोर ट्रेनिंग दिया जाता है या फिर माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उसके बाद इनको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता है। और अगर आर्मी के अंदर इसको रखा जाएगा तब जाके आईटीबीपी को सही तरीके से डेवलप किया जा सकेगा। वैसे इसके बारे में आप सभी का क्या ख्याल है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।